नमस्कार मित्रों, हम अपने शोध जीवन में कई महत्वपूर्ण समस्याओं को देखते हैं। हमें ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि समस्याओं को शोध की दृष्टि से ही देखा जाए, परंतु कई बार हमने ये महसूस किया होगा कि शोध करते समय अक्सर डेटा एनालिसिस के समय हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हमें अपने शोध जीवन में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में यह नहीं सिखाया जाता कि डेटा को किस प्रकार एनालाइज करें। हाँ, ये सिखाया जाता है कि डेटा के कितने प्रकार हैं, मध्यमान कैसे निकालते हैं, टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है। पर बात जब किसी सॉफ्टवेयर से डेटा एनालिसिस करने की आती है तो मामला बिगड़ जाता है। कई लोग किसी प्रोफेशनल के पास जाकर इसी काम को बहुत सारे पैसे देके भी करवाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस बात की आती है कि जब हम इस प्रोफेशनल को बोलते हैं कि भाई इस पर SPSS लगा दो, और वो अपना प्रोफेशनल अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता है, परंतु बहुत देर के बावजूद जब उस पर SPSS नहीं चलता तो काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद भी हमारे हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। दूसरी समस्या तब आती है कि जब हमें थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस पता है, उसका काम आता है, पर SPSS सॉफ्टवेयर या तो हमें मिल नहीं पाता या उसका लाइसेंस्ड वर्जन नहीं मिलता। ये इसलिए है कि हम ये जानते नहीं कि डेटा एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, कैसे करना है, इसमें प्रयुक्त होने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और वो कहाँ और कैसे काम करेंगे। तो मित्रों, इस कड़ी में हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहले भाग में हम ये जानेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान में डेटा एनालिसिस की भूमिका क्या है और कौन कौन से परीक्षण हम सामान्यतः करते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर के विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और डेटा एनालिसिस के संदर्भ में उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कौन से डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर काम करते हैं और वो किस प्रकार की एनालिसिस कर सकते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार के अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। डेटा एनालिसिस और विभिन्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संवाद श्रृंखला शिक्षा अनुसंधान एवं डेटा एनालिसिस के प्रथम चरण या प्रथम भाग शैक्षिक अनुसंधान में डेटा एनालिसिस की भूमिका, इसमें आप सभी का स्वागत है। इस कड़ी को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हम ये जानेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान में डेटा एनालिसिस की भूमिका क्या है, कौन कौन से परीक्षण हम सामान्यतः शैक्षिक अनुसंधान में करते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर के विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, खासतौर पर डाटा एनालिसिस के संदर्भ में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा अनुसंधान में डेटा विश्लेषण क्यों जरूरी है। चूंकि शैक्षिक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण एक आवश्यक उपकरण है, यह अनुसंधानकर्ताओं को उस डेटा को समझने में मदद करता है जो वे एक साथ इकट्ठा करते हैं और महत्वपूर्ण निष्कर्षों को निकालने में मदद करता है। डेटा विश्लेषण से अनुसंधानकर्ताओं को शोध में पैटर्न, रुझानों और संबंधों की पहचान करने में मदद मिलती है। साथ ही यह हाइपोथेसिस की परीक्षा करने में मदद करता है, समीक्षा करता है कि शैक्षिक हस्तक्षेपों की प्रभाविकता किस प्रकार की होती है। शैक्षिक अनुसंधान में बहुत से डेटा विश्लेषण टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मात्रात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, क्रियात्मक विश्लेषण आदि। शैक्षणिक अनुसंधान में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख सांख्यिकीय परीक्षण यानी स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स थोड़े से हैं, जिनके विषय में हम जान लेते हैं। पहला है टी टेस्ट, टी परीक्षा। इसका उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है, जहां पर संसाधनों के मूल्यों के अर्थों की पुष्टि की जाती है। फिर आता है जेड परीक्षा यानी जेड टेस्ट। यह परीक्षा समानता के मूल्यों के अर्थों की पुष्टि करती है। फिर एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जहां समानता के मूल्यों के अर्थों की पुष्टि होती है ऐसी जगहों पर जहां 3 से अधिक समूहों में समानताएं होती हैं। फिर मैनोवा यानी मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, समानता के मूल्यों के अर्थों की पुष्टि करता है जहां पर 3 से अधिक समूहों में समानता होती है, किंतु 2 से अधिक प्रतिभाओं यानी वेरिएबल्स पर यह डिपेंड करता है। काई स्क्वायर टेस्ट, यह एक सांख्यिकीय परीक्षण है
जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों की ताकत और महत्व को नापता है। यह परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या दो या दो से अधिक चरों या वेरिएबल्स के बीच में संबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है अथवा नहीं। सहसंबंध परीक्षण यानी कोरिलेशन, यह सांख्यिकीय तकनीक है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच संबंधों की ताकत और दिशाओं को नापने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या दो चर या वेरिएबल्स एक साथ बदलते हैं और यदि ऐसा है तो किस सीमा तक बदलते हैं। अब जान लेते हैं कि कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन को प्रतिबंधित करता है मैनेज करता है। यह फाइल, प्रोसेस, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने जैसे बुनियादी कार्य करता है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से संवाद करने के लिए एक इंटरफेस भी प्रदान करता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना कंप्यूटर के अन्य सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कंपोनेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं और यह भी कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए सुचारू रूप से चल रहा है अथवा नहीं। विभिन्न मानदंडों के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि उपयोगकर्ताओं की संख्या, प्रोसेसर्स की संख्या, इंटरैक्शन का तरीका, उपयोग का उद्देश्य और संसाधनों या रिसोर्सेज का वितरण। कुछ सामान्य प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे नंबर 1, उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर हम जानते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या मैक ओएस सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटरों की इस्तेमाल की अनुमति देता है, जैसे लाइनक्स और यूनिक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब बात करते हैं इंटरैक्शन के तरीके के आधार पर, तो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देशों का एक बैच सबमिट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम बैच को पूरा करने के लिए प्रोसेस को एक एक करके पूरा करता है। उदाहरण के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक उपयोगकर्ता को सीपीयू के समय का एक छोटा सा हिस्सा देता है। यह उपयोगकर्ताओं को यह आभास देता है कि वह कंप्यूटर को स्वयं उपयोग कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक ओएस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है, जैसे कि कारों और औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में, जैसे QNX और VxWorks, RT Linux इत्यादि। अब हम बात करते हैं उपयोग के उद्देश्यों के आधार पर कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। उपयोग के उद्देश्यों के आधार पर पहला है सामान्य उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग और गेमिंग। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैक ओएस एक सामान्य उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम या जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम यानी स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशिष्ट कार्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि रियल टाइम सिस्टम या एम्बेडेड सिस्टम। उदाहरण के लिए एंड्रॉयड या iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर हम देखें तो संसाधनों के वितरण के आधार पर एक है सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी संसाधन एक केंद्रीय सर्वर पर स्थित होते हैं और सभी उपयोगकर्ता सर्वर से ही रिसोर्सेज तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। ये जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसी भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी को में एक साथ एक ही प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देते हैं। ये सीपीयू को हर एक प्रोग्राम के हिसाब से उसकी एक सर्टेन एल्गोरिथम को बनाते हैं, जैसे उसकी प्रायोरिटी हो सकती है, राउंड रॉबिन हो सकता है, या जो सबसे पहले पूरा हो जाने वाला काम है, शॉर्टेस्ट जॉब, उसको सबसे पहले पूरा करते हैं। तो ये अपने आप तय करता है कि हम किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग को ये अपने हिसाब से वरीयता देकर काम करवा लेता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम खास तौर पे सीपीयू के यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है और रिस्पॉन्स टाइम को बेटर बनाता है। एग्जाम्पल है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज, लाइनक्स या मैक ओएस। इसी तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रोसेसर को मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ या एक के बाद एक काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये आउटपुट को बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है विंडोज एनटी और सोलारिस। फिर होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर को एक साथ एक ही प्रोग्राम या एक ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को सेम टाइम में एक सिंगल प्रोसेसर के द्वारा ऑपरेट करने की सहूलियत देता है। ये एक साथ इल्यूजन प्रोवाइड करता है और प्रोग्राम्स के बीच में स्विचिंग भी बहुत तेजी के साथ कर लेता है। मतलब अगर आप 2 या 4 प्रोग्राम एक साथ चला रहे होंगे तो आप चारों प्रोग्राम्स में साइमल्टेनियसली एक के बाद एक जा सकते हैं। आप 1, 2, 3, 4 में 1 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से पहले पर आप एकदम जा सकते हैं। इसमें आपको समय ज़्यादा नहीं लगता। ये मल्टीपल टास्क्स को बहुत तेज़ी के साथ पूरा करने के लिए यूज़र्स को सहूलियत प्रदान करता है। जैसे कि आप म्यूज़िक ब्राउजिंग कर रहे हो या म्यूज़िक को मैनेज कर रहे हो, वेब ब्राउजिंग कर रहे हो या किसी चीज़ को एडिटिंग कर रहे हो, खासतौर पर म्यूज़िक एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो ये चीज़ वहाँ पे काम करता है। इसमें विंडोज़ 10, एंड्रॉयड, iOS इत्यादि इसके एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को एक सिंगल नेटवर्क के साथ में जोड़ता है और उनको ऐसा शो करता है जैसे कि वो एक सिंगल कंप्यूटर हो किसी यूजर के लिए, उपयोगकर्ता के लिए। ये वर्कलोड और रिसोर्सेज के बीच में एक बहुत ही सहज संबंध स्थापित करके कंप्यूटर को हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, वैधता यानी रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी प्रदान करता है, जैसे गूगल क्रोम ओएस या माइक्रोसॉफ्ट एजूर ओएस और लाइनक्स वगैरह। इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये खास तौर पर ऐसे मैनेज किए जाते हैं कि जहां मल्टीपल कंप्यूटर को एक सिंगल नेटवर्क से यदि हम जोड़ दें तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। ये फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं विंडोज सर्वर, लाइनक्स सर्वर, नोवेल नेटवेयर इत्यादि। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा इन पर ध्यान देंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये काम तो हम रोज़ करते ही हैं, सिर्फ हमें नामों को पढ़ने में एक बार थोड़ा सा ध्यान देना होगा। डेटा एनालिसिस की प्रॉब्लम्स जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर आती हैं, आज हम उस पर अभी बात करते हैं। जब भी हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें सबसे पहले किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल या उसको चूज़ करना पड़ेगा, उसको हमें चुनना पड़ेगा। आमतौर पर हम लोग जो अपने लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या जो हम डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, उनमें ज़्यादातर विंडोज़ का इस्तेमाल हम बहुत आसानी के साथ करते हैं। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए
कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर अलग अलग डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर का उपयोग हो सकता है अथवा नहीं। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा बहुत ब्रीफ उन्हीं के विषय में पढ़ लेते हैं। पहला है विंडोज। लिमिटेड सपोर्ट डेटा एनालिसिस लाइब्रेरीज एंड टूल को प्रदान करता है। जो सबसे पॉपुलर डेटा एनालिसिस लाइब्रेरीज हैं और जो टूल्स हैं जैसे टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च, ये बहुत सपोर्ट नहीं करते विंडोज़ को या विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। ये एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है जब हम इस प्रकार के टूल्स को हम विंडोज़ पर काम ले जाते हैं। यानी इसका जो सबसे पहली बात है कि हमें जो समझ में आता है कि ये एक लिमिटेड सपोर्ट प्रदान करता है। दूसरा, हमारे साथ में विंडोज़ के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ भी होते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बहुत सारे डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ खासतौर पे विंडोज़ के साथ बन जाते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर के विषय में बात करें, सोफा। सोफा एक स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर है या स्टेटा, ये विंडोज़ को सपोर्ट नहीं करते। यदि आप बहुत पुराने टाइप के लेकिन बहुत ही कहते हैं कि बहुत आसान प्रकार के जो कि कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित हों, अगर हम इस तरीके के डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जैसे बेसिका, उसका इस्तेमाल हम इस पर नहीं कर पाएंगे विंडोज़ पर, क्योंकि वहाँ पर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ रहते हैं। या तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा या एरर देने लगेगा या दूसरी समस्याएं भी इसमें पैदा हो सकती हैं। यानी दूसरी बात है कि यहाँ पर आता है हमारा कंपैटिबिलिटी इश्यूज़। तीसरी बात होती है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। विंडोज़ आमतौर पर या सामान्य रूप से देखा जाए लेस सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि हम कंपैरिजन करें लाइनक्स या यूनिक्स या मैक ओएस के साथ में, तो विंडोज़ सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। सबसे जल्दी इसमें कोई एरर्स आ जाती हैं, इसमें साइबर अटैक्स बहुत जल्दी होते हैं और आपके डेटा की जो कंप्रोमाइज़ बहुत जल्दी हो जाता है। यानी तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। तो ये तीन तरीके की कमियां हमें इसमें दिखाई देती हैं: लिमिटेड सपोर्ट, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। दूसरा, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, मैक ओएस। मैक ओएस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है मैक ओएस। एक्चुअली ये मैकिन्टोश है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ में, खासतौर पर एप्पल मैकबुक्स में ये प्री इंस्टॉल्ड आता है। इसका सॉफ्टवेयर आपको बाज़ार में मिलने वाला नहीं है, ये बिल्ट इन है और मैकबुक्स इन्हीं के साथ लोड होके आती हैं। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी हमारी कमियां हैं वो हैं लिमिटेड हार्डवेयर ऑप्शन। लिमिटेड हार्डवेयर ऑप्शन का मतलब, एप्पल कंप्यूटर्स अपनी एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी के लिए माने जाते हैं, अपनी डिज़ाइन के लिए माने जाते हैं, हालांकि ये सब महंगे भी हैं। लेकिन यदि आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ में ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोग्राम्स इसके साथ में आते हैं, केवल वही आपको चला पाएंगे। इसके अलावा आप अगर किसी भी प्रकार का हार्डवेयर को आप चेंज करना चाहेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होगा और बहुत कम हार्डवेयर है जो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप केवल हार्ड डिस्क और रैम को छोड़ के इसमें कोई भी हार्डवेयर में तब्दीली मैक ओएस में नहीं कर सकते। इवन इसका प्रोसेसर आप बदल नहीं सकते। दूसरा होता है प्रोप्राइटरी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये प्रोप्राइटरी है, इसका हार्डवेयर प्रोप्राइटरी है, इसका सॉफ्टवेयर भी प्रोप्राइटरी है। यानी एप्पल यूज़र्स के लिए एप्पल अपने प्रोडक्ट के साथ में इसे इंस्टॉल करके देता है। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से आप कोई भी चीज़ बदल नहीं सकते। इसमें ट्रबल शूटिंग बहुत मुश्किल है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तीसरी बात है लैक ऑफ सपोर्ट। जो लैक ऑफ सपोर्ट है, ख़ास तौर पे कुछ लाइनक्स बेस्ड टूल्स को
लेकर वो मैक ओएस में आपको ज़्यादा मिलेगा। कुछ पॉपुलर डेटा एनालिसिस टूल हैं जैसे हैडूप या स्पार्क, ये लाइनक्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और मैक ओएस पे काम नहीं करते। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, एसपीएसएस जैसा सॉफ्टवेयर भी पहले मैक ओएस पे काम नहीं करता था, लेकिन जैसे ही एसपीएसएस ने अपना टाई अप किया है आईबीएम के साथ, तो आईबीएम ने एसपीएसएस को मैक ओएस के लिए भी डिज़ाइन किया है। हालांकि ये सेम वर्जन नहीं है, ये सेम चीज़ भी नहीं है। आपको मैक ओएस पे इस्तेमाल करना होगा तो एसपीएसएस का वही वर्जन लेना होगा जो मैक ओएस पे काम करता हो। इसकी कॉपी नहीं हो सकती, पहली बात ये भी समझ लें। विंडोज़ वाले की कॉपी तो हो जाती है, आप उसको एक बार को एक अनलाइसेंस्ड वर्जन की तरीके से या स्टूडेंट वर्जन की तरीके से आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन जब बात आती है मैक ओएस पे एसपीएसएस का इस्तेमाल करने के लिए, तो आईबीएम एसपीएसएस इस पर इस्तेमाल तो हो जाता है, लेकिन आप स्टूडेंट वर्जन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इसे खरीदना होगा। थर्ड, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। लाइनक्स में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो स्टीप लर्निंग कर्व। ये एक बहुत पावरफुल और वर्सेटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इट कैन बी ए डिफ़िकल्ट टू लर्न फॉर बिगिनर्स। यदि आप एक बहुत ही बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो शायद आपको ये से सीखना बड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसमें जो बातें जैसे फोल्डर्स हैं, इसकी जो हार्ड डिस्क है, इसकी जो सेक्शंस हैं हार्ड डिस्क के, वो बड़े टेक्निकल नाम हैं। तो उसके लिए आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यदि आप फैमिलियर नहीं है लाइनक्स से, तो आपको बहुत ज़्यादा समय इसके बेसिक्स को सीखने में लगाना पड़ेगा, तब जाके आप डेटा एनालिसिस के लिए तैयार हो पाएंगे। तो पहली इसकी कमी है स्टीप लर्निंग कर्व। दूसरा है लैक ऑफ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। जो लाइनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे काली लाइनक्स है, आरटी लाइनक्स है, यूबंटू है, आप इस तरीके के बहुत सारे इसके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन सबके सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ये नहीं है। अगर ये प्री इंस्टॉल्ड है तब तो आप सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ गया तो आपके लिए ये बड़ा एक सिरदर्द वाला काम होगा कि आप इसे किस तरीके से लोड करें। इसका मतलब है कि आपको इसको इंस्टॉल करने और उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसका दूसरा जो सबसे बड़ा लूप होल है वो है लैक ऑफ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस, लिमिटेड सपोर्ट। ये जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिए इसका सपोर्ट बहुत कम है। कुछ कॉमर्शियल डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं वो लाइनक्स पर अवेलेबल नहीं है, जैसे एसपीएसएस। हम एसपीएसएस की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं कि सोशल साइंसेस में एसपीएसएस आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है डेटा एनालिसिस के लिए, और वही एसपीएसएस इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज की तारीख में जो बाज़ार में आपको लैपटॉप मिलते हैं वो या तो लाइनक्स बेस्ड मिलेंगे, जिसमें उबंटू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, या दूसरा आपको मिलेगा विंडोज़ वाला। तो ये एक थोड़ी सी आपके सामने एक दिक्कत आ सकती है। पर अगर आप विजिलेंट हैं, अगर आप बिगिनर नहीं हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हम इसमें कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा एसपीएसएस का अल्टरनेटिव हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये है एक लिमिटेड सपोर्ट। अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें तो लाइनक्स बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड कहलाता है। डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी डिपेंड करता है कि आपकी स्पेसिफिक नीड या प्रेफरेंसेस कौन सी हैं। यदि अगर तो आप बिगिनर हैं तो आपको एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम चुनना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हैं, एक ठीक है यूज टू हैं, तो आपको इससे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। यानी इसमें हम 4 तरीके की बातों को बेसिकली कर रहे थे: स्टीप लर्निंग कर्व, लैक ऑफ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस, लिमिटेड सपोर्ट, और लास्ट में जैसा मैंने कहा ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब चीज़ों को ध्यान में हम रखते हैं तो कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप डेटा एनालिसिस करने चलें।
उसके लिए आपको कुछ टिप्स, मैं एडिशनल टिप्स दे रहा हूँ, चूँकि हमने आपको यहाँ पर लिख कर बता भी दिया है तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी हार्डवेयर नीड्स को पहचानिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस है, डेटा सेट्स हैं, तो आपको एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसका पावरफुल प्रोसेसर हो और रैम बहुत बड़ी हो। दूसरी चीज़ है, थिंक अबाउट द सॉफ्टवेयर यू नीड। आप ऐसे सॉफ्टवेयर के विषय में सोचिए और चुनिए जो आपकी ज़रूरत पर हो। डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर बहुत सारे बाज़ार में अवेलेबल हैं, परंतु कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर वो काम करते हैं। आपको इस बात की जानकारी पहले लेनी होगी कि आप जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा जो आपके पास है या नहीं। दूसरा, मेक श्योर द ऑपरेटिंग सिस्टम यू चूज इज सिक्योर। डाटा सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स को ये लगता है कि हमारे डेटा से कौन क्या कर लेगा, लेकिन ये बात जान के चलिए कि अगर आपका डेटा वल्नरेबल है, जरा सा भी चोरी होने की संभावना है, आप जिस शोध को कर रहे हैं वो शोध तो बात की बात है, हो सकता है कि जब तक आप सबमिट करें उससे पहले वो शोध पब्लिश हो चुका हो। इसलिए जब भी आप अपने सेंसिटिव डेटा को रखते हैं तो आपको ये चुनना पड़ेगा कि सबसे सिक्योर कौन सा होगा। यदि आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक पावरफुल एंटीवायरस और एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप लाइनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर वायरस अटैक्स लाइनक्स पर नहीं होते। ठीक इसी तरीके से मैक ओएस पर यदि आप कर रहे हैं तो आमतौर पर ये यूनिक्स सिस्टम है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा थेफ्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, वायरसेस इस पर ज़्यादा असर नहीं करते। एक कोई भी आप अच्छा एंटीवायरस अगर इसमें डाल भी लेते हैं तो आपका डेटा ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे आप विंडोज़ खरीद रहे हों, लाइनक्स खरीद रहे हों या आप मैक ओएस खरीद रहे हों, आपको ध्यान रखना होगा अपने बजट का। ध्यान रखिए, मैक ओएस लेना अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम केवल और केवल एप्पल कंप्यूटर्स के साथ में आता है, इसलिए वो अपने आप में बड़ा महंगा सौदा साबित हो सकता है। विंडोज़ कंप्यूटर्स भी आज की तारीख में महंगे हैं, लगभग 30,000 रुपये से अगर स्टार्ट करते हैं तो ऊपर तो आप कहीं भी कितने तक भी चले जाइए। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। आप सीधे सीधे गूगल पे जाएंगे, वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने डेटा एनालिसिस को कर सकते हैं। तो आज मित्रों हम लोगों ने बात की कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस तरीके से बिहेव करते हैं और उनके विशेषताएं क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं। अगले पार्ट में हम लोग दूसरी चीज़ों के विषय में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चलने वाले, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलने वाले डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और किस किस काम को वो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट 1। लाइक और कमेंट अपने करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।